हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी तक हमने अकाउंटिंग जो की उसके बाद मतलब हमने ट्रायल बैलेंस तक जो पूछे थे, फिर हमने बोला था कि एक सोल प्रोप्राइटर के हम क्या करेंगे, हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो हम पहले करते थे, हम बोलते थे अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनाते हैं हम उसकी बैलेंस शीट। और ये दो स्टेटमेंट्स उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते थे और बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बोलते थे। ठीक है ना। तो ये तो हमने अभी तक सीखा था। व्हाट इफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, जिनका मकसद ही नहीं है नॉट प्रॉफिट कमाना। ऊपर जो पढ़ा था, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो जो बिजनेस कर रही है, जिनका मकसद है प्रॉफिट कमाना, उनके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हम नेट प्रॉफिट पता चलता था, बैलेंस शीट जिससे हमें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी। बट व्हाट इफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम को करती है, जिसमें ट्रांजेक्शन तो होती है बट इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या हमें उनकी अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस, वो उनकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सर क्यों अकाउंटिंग करेंगे? आपने तो बोला था पहले लेक्चर में कि आपका प्रॉफिट आएगा, आप टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट भी बोलेगी आपको कि आप अकाउंटिंग करो। कंपनी है तो कंपनी में लोगों का पैसा लग रहा है तो कंपनी से एक्ट बोलेगा कि आप अकाउंटिंग करो। अदरवाइज टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगे, आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे वो बोलेंगे सर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों अपना मतलब ये क्यों अकाउंटिंग करेंगे? बात आ रही ना यहाँ पे, तभी तो आप करोगे अकाउंटिंग। जो सीखना है हमें कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, पहले तो आपके जहनों में ये सवाल आएगा सर इनकी अकाउंटिंग ही क्यों करते हैं। आपको पता है दोस्तों, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने बोला था कि टैक्स अथॉरिटीज आपसे टैक्स लेती है। तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉर्मली इनको टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 10, इसमें इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ट्रस्ट को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, जितने भी ये है, इनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी है टैक्स से। इनको टैक्स नहीं देना है, बट उसके लिए कंडीशन ये भी है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे और एक लिमिट बना के रखिए। अगर उस लिमिट से ज्यादा इनकी रिसीट्स होगी तो इनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या कराना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। अब इनको ऑडिट कराना है तो इनको भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। उसके बगैर भी अगर आप देखोगे जो लोगों का पैसा इनमें लगा होता है तो लोग भी जानना चाहते हैं कि ये पैसा कहां पे लगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने देखा होगा, नॉर्मली अभी जम्मू कश्मीर के ज्यादा बच्चे ये सारे पढ़ते हैं, अभी चाहे सीए फाउंडेशन हो या एसएसबी का हो, एसएसबी में फाइनेंस इंस्पेक्टर में ये है, तो आपने देखा होगा यतीम ट्रस्ट। अब यतीम ट्रस्ट के पास तो इतना पैसा आता है, फिर वो खर्च करते हैं। क्या इनका मकसद पैसे प्रॉफिट कमाना था? आंसर इज नो। बट क्या आपको फील नहीं आता कि इनको भी पूरा हिसाब रखना चाहिए? इनको देखना चाहिए कि इनके पास कितना पैसा आया और कहां इन्होंने खर्चा किया। सर हाँ, इनको भी तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए, इनको भी अकाउंटिंग करनी चाहिए। एक स्कूल है जो पब्लिक के पैसे से चलता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है कोई, जैसे यतीम ट्रस्ट आ गया आपका, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसी तरीके से अगर आपका औकाफ है, जो वक्फ बोर्ड है, औकाफ है, आपको के पास भी तो करोड़ों का पैसा आता है। और अगर आप फिर आप यहां पे जाओगे तो जम्मू में आपके श्राइन बोर्ड है, ये सारे जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, बट इनकी भी अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। वही हम सीखने जाएंगे कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे। बाकी क्या रहा, इनके पास क्या आता है नॉर्मली, अगर आप देखोगे इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है सीन, सर इनके पास पैसे आते हैं, इनके पास पैसे आते हैं और वो उस पैसे को लोगों में या कहीं पे भी जिस पर्पस के लिए वो बना दिए गए खर्चा करते हैं। और इनकम टैक्स ने इनको बोला है कि ठीक है, हम आपको टैक्स नहीं लगा देंगे प्रोवाइडेड आप अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करके रखो और उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओगे और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे। बट उस सब चीज के पहुंचने तक जरूरी है कि अब इनकी अकाउंटिंग तो कर ले। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहां पे बेसिक चीज जो है इन एलपीओस का क्या होता है, इनका टोटली जो लाइन ऑफ एक्टिविटी वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द बिजनेसेस। बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है सर, ट्रेडिंग होता है, सेल परचेज होता है। अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न्स की बात करता हूं सर, इनका सेल परचेज होगा और ऑफिस के कुछ खर्चे होंगे जैसे रेंट होगा, सैलरी होगा, ठीक है, और इनके एसेट्स कुछ होंगे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा।
ये सारा कुछ, उसके बाद हम बोलेंगे इनकी नेट प्रॉफिट कितना है और इनका बैलेंस शीट कैसा है, ठीक है ना। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी खुद, फिर सेल होगा तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, देन बाकी खर्चे एंड नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट। तो इनका ऐसे रहता है, बिजनेस का ऐसे रहता है, बट एनपीओज का ये नहीं रहता है। एनपीओज में क्या होता है मेरे दोस्तों, इनकी कुछ रिसीट्स आती है, इनकी पेमेंट्स होती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं यही चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की, ठीक है, यतीम ट्रस्ट की एग्जाम्पल देते हैं हम समझने के लिए। अब मैं यतीम ट्रस्ट की एग्जाम्पल देता हूं। यतीम ट्रस्ट को क्या आती है सर, इनको लोगों से कुछ डोनेशंस आती है, ठीक है। और ये खर्चा कहां पे करते हैं सर, ये अब यतीम ट्रस्ट नाम है तो ये ऑर्फन्स की स्कूलिंग करते हैं, उनके हॉस्टल पे उनको खर्चा आता है, वहां पे वो टीचर्स को पेमेंट करते हैं। और इसके बाद अगर हम कोई और ट्रस्ट की बात करेंगे, जैसे आप इसी में कोशिश करता हूं यतीम ट्रस्ट में सब कुछ समझाने को। तो डोनेशंस आ सकते हैं, और बताओ कुछ, इनको पर्टिकुलर कोई फंड मिल सकता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इनको कुछ फंड्स देगी, ठीक है ना। और सपोज अगर कोई क्लब है या कोई ऐसी चीज है तो वो लोगों से क्या करते हैं, मेंबरशिप फी लेते हैं। अब सिर्फ यतीम ट्रस्ट की बात नहीं है ना, जैसे क्लब्स होते हैं वो भी तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर जम्मू में रहते हो तो जम्मू क्लब है, ठीक है ना, तो वो लोगों से क्या लेते हैं, मेंबरशिप फी लेते हैं। उसमें मेंबरशिप में फी में आता है फिर सर, एक तो आती है लाइफ मेंबरशिप फी, दूसरा आता है आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन जो आप देने पड़ते हैं, हर साल आपको जो फीस देनी पड़ती है। ये सारी इनकी रिसीट्स आती है और यहाँ से भी पेमेंट्स करते हैं। अब क्लब्स कैसे पेमेंट करते हैं, जैसे उन्होंने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया, उस पर इनको खर्चा हो गया है, ठीक है ना। या जैसे यतीम ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप्स दे दी। अब अगर स्कूल की बात करेंगे, देखो स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो करोड़ में पैसा कमाते हैं, आपको पता है उनको टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों, सेक्शन 1023 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एजुकेशन यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीज, इवन हॉस्पिटल जो बने होते हैं, बोलते हैं कि तो लोगों का काम करते हैं और अपनी सारी इनकम को एग्जेम्प्ट कराते हैं, ठीक है दोस्तों। बट इनको भी क्या करता है, रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा बेसिकली कोई ट्रेड परचेज ऐसा कुछ होता नहीं है, इनको रिसीट्स आते हैं। कोई भी ये ले लो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई है अपने ऊपर आप में, उनके कुछ रिसीट्स आते हैं और कुछ पेमेंट्स करते हैं। तो इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं मेरे दोस्तों, बाकी ट्रायल बैलेंस तो अकाउंटिंग वैसे हो जाएगी, जब भी इनके पास पैसा आएगा तो इनके पास भी अकाउंटेंट होगा, वो एंट्री करेगा, ठीक है ना। और हो सकता है इस ट्रस्ट में जो स्टार्टिंग के लोग थे उन्होंने कुछ पैसा लगा दिया, उस पैसे को हम कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है ना। फिर और क्या हो सकता है, साल में हो सकता है इनको रिसीट्स जो है, मैं ओवरऑल बोलता हूं, इनके रिसीट्स जो है सपोज वो 10 लाख आ गए और इनके खर्चे जो है वो 9 लाख हो गए, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो इनका 1 लाख का सरप्लस है, 1 लाख का सरप्लस है। पर यहां पे मैंने जो रिसीट बोला, इसमें कोई रिसीट है वो कैपिटल रिसीट हो सकती है और कोई रेवेन्यू रिसीट हो सकती है। मतलब कोई ऐसा, क्योंकि अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट तो रखेंगे, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे, मैचिंग कंसेप्ट तो उधर रहेगा। कोई रिसीट ऐसी हो सकती है जिसका जो सिर्फ इसी साल से पर्टेन कर रही है, कोई रिसीट हो सकती है जो आने वाले सालों तक, जैसे आपको गवर्नमेंट ने दिया बिल्डिंग का फंड, अब इससे तो आपको बिल्डिंग बनानी है, तो ये आपकी इनकम इस साल की तो आएगी नहीं, ये हो सकता है कि पर्टिकुलर उस चीज के लिए है, तो यहां पे थोड़ी अकाउंटिंग डिफरेंट होती है, बट मैचिंग कंसेप्ट यहां पे भी रहेगा। तो यहां पे जो 3 अकाउंट्स, 3 चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, बैलेंस ट्रायल बैलेंस तक बराबर वैसे ही रहेगा। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आप अपने अपने क्या करेंगे, उनके अकाउंट्स खोलेंगे और अकाउंटिंग एंट्री करते जाएंगे, सब किसी का अपना अपना लेजर होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब 3 मेन अकाउंट्स बनाते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो जब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉर्मली एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो बनता है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इनकी भी बनती है। ये 3 अकाउंट्स बनते हैं किनके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप में से किसी ने डील किया होगा, उनका अपना स्कूल होगा या उनका कोई रिलेटिव स्कूल चलाता होगा,
तो आपको पता है ये जो स्कूल्स है इनकी इनकम्स एग्जाम होती है, बट इनको जब ये रजिस्ट्रेशन या कुछ भी करना होता है एनुअली, इनको अपने ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्या है गवर्नमेंट को, मतलब उस स्कूल अथॉरिटीज को, चाहे वो ZU लेवल पर हो, जो जिस लेवल पर भी होगा, बोर्ड लेवल पर होगा, इनको वो दिखाने पड़ते हैं। तो इनको ये 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप उनको नहीं बोलोगे कि आपका तो प्रॉफिट लॉस ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है तो हम आपकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। आपके पास स्कूल्स आएंगे, आपके पास NGOs आएंगे जिनके आपके फाइनेंशियल, वो बोलेंगे कि हमें बैलेंस शीट मांगिए, तो उनको सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देनी है, आपने उनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये 3 चीजें आपने अगर सीख ली तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कर सकते हो और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एक अकाउंट आप बनाओगे जिसमें आप दिखाओगे रिसीट्स और पेमेंट्स। अगर मैं आपको बोलूंगा ये कुछ नहीं है बट क्या है, जस्ट लाइक कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट इज नथिंग बट जस्ट ए कैश बुक, जहां आप एक तरफ से रिसीट्स दिखाओगे और दूसरी तरफ से आप पेमेंट्स दिखाओगे। और यहां पे क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां पे आप क्योंकि ये बाद में बनाते हो, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हो सकता है आपने कैश बुक भी बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट आपको अलग से बनाना है एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है फॉर्मेट जस्ट लाइक कैश बुक, बट यहां पे डेट नहीं आती है, बल्कि सीरीज सिंपल आता है। आपका अगर ओपनिंग बैलेंस है कैश का कुछ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका हो सकता है आपके पास कैश हो और आपके पास हो सकता है बैंक बैलेंस हो। ठीक है, वो आया, उसको इधर लाया, ठीक है ना, ये ओपनिंग बैलेंस आया। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन जैसे मिल गई या डोनेशंस मिल गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस, यहां पैसा आया। आपने सैलरीज दे दी तो बाय सैलरीज, ये बनता है कैश बेसिस पे। जितना आपने कैश दे दिया वो पेमेंट साइड में, जितना आपको कैश आया वो रिसीट साइड से। ये या इसको मिक्स नहीं करना कैश बुक के साथ, वो अकाउंटिंग एंट्रीज आप अलग से कर दो, बट एज अ फाइनेंस सिस्टम आप बनाओगे, आप टोटल बोलोगे आपकी डोनेशंस कितनी आई, आपकी सब्सक्रिप्शंस कितनी आ गई, आपकी सैलरीज कितनी है, सारा कुछ आप यहां पे कर दोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। फिर यहां पे निकलेगा आपको एंड में बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका कैश कितना है और आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये लास्ट में टैली हो जाएगा। ठीक है, ये है कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनता है कैश बेसिस पे। क्या बनता है ये, कैश बेसिस पे, कब कैश आया, कितना कैश गया, उसके हिसाब से। ये है एक्रूअल बेसिस पे कि आपके इस साल की इनकम कितनी है और आपका इस साल का एक्सपेंस कितना है। हो सकता है कि आपने सैलरीज दे दी पूरे साल में अभी तक 50,000, बट आपके जो भी एम्प्लॉयज रखे हैं, आपने एनपीओज भी एम्प्लॉयज रखेंगे, एनजीओज भी एम्प्लॉयज रखते हैं, आपने उनकी सैलरी 60,000 बनती थी, आपने अभी 10,000 नहीं दे दिया, तो आप बोलोगे कि सैलरी कितना है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज 60,000, जिस तरह आप नॉर्मल बिजनेस में करते हो। ये एक्रूअल बेस पे बनेगा और ये सिर्फ कैश बेस पे बनेगा। तो सैलरीज आप दिखाओगे कितनी, 60,000 आपका खर्चा हो गया। इस तरीके से फिर आपको यहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, वहां हम बोलते थे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पर यहां तो हमारा वो गर्ज ही नहीं है, तो यहां पे हम बनाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी आई और एक्सपेंडिचर कितना है। वहां पे हम बोलते थे टोटल इनकम्स जो होती थी आपकी रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंस, आपका प्रॉफिट आता था, या उल्टा होता था लॉस। यहां पर हम प्रॉफिट और लॉस में बात नहीं करते, यहां पर हम बात करते हैं सरप्लस और डेफिसिट का। सरप्लस डेफिसिट, अगर इस यतीम ट्रस्ट को, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसीट्स है, जो इनकम्स है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके एक्सपेंडिचर, तो आप बोलेंगे इसको सरप्लस आ गया, इनका सरप्लस हुआ। और अगर उल्टा होगा तो इनका डेफिसिट हो गया। उसके बाद फिर इनकी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी हमें जानने के लिए, जैसे इनका कैपिटल फंड कितना था प्लस इस साल का सरप्लस कितना आया, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये पूरा जैसे ही बनता है, जैसे 10,000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगा, इनके पास कैश आएगा, इनके पास एसेट्स होंगे, बाकी इनके पास बैंक होगा, इस तरीके से इनकी बैलेंस शीट बनेगी। अगर आपने देखा होगा तो बैलेंस शीट आपको बनानी आती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको नॉर्मली बनाना आता है, बिल्कुल सिंपल कैश ट्रांजैक्शंस है जो रिसीट साइड में आ जाएंगे और पेमेंट साइड में आ गए। तो यहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट वो भी मैं आपको बोलता हूं आपको आसानी से आएगा, क्योंकि आप एक्रूअल कंसेप्ट को अच्छे से आपको एक्रूअल कंसेप्ट आता है, आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है कि सैलरी अगर मैंने 50,000 की पे कर दी है, ट्रायल बैलेंस से दिख रहा है मैंने 50,000 की सैलरी पे कर दी, बट मैंने देखना है कि मेरा खर्चा कितना होना चाहता है सैलरी का, सर वो खर्चा होना था 60,000,
पर मंथ सैलरी थी 5,000, तो 5 इंटू 12 60,000 का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। और दिक्कत क्या आएगी कि अभी आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपया है। ठीक है, लाइट चली गई, ओके वापस आ गई जल्दी। ठीक है, तो ये चीजें हमें सीखनी है, बहुत आसान है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी कुछ टर्म्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और आपको फिर ये अकाउंटिंग करनी आगे। हमारा अल्टीमेट गोल है ये 3 अकाउंट्स बनाना, बट अभी हम कुछ चीजें लेंगे, हम अपने आप को अवेयर करा देंगे उन सब चीजों से जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ताकि हम फिर अकाउंटिंग कर पाए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, और मैं ये भी बताऊंगा ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, लाइफ में भी आपको काम आएगा। अभी आप शायद चार्टर्ड अकाउंट बनते बनते फिर आपकी नजर इसी पे रहेगी कि अगर आपको टैक्स बचाना है इंडिया में तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलो। और हालांकि चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना अच्छी बात है जहां तक आपको सामाजिक काम करने हैं, बट लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, बड़े बड़े लोगों ने इसको एक जरिया बनाया है किस चीज़ का, टैक्स प्लानिंग करके, अल्टीमेटली टैक्स इवेजन करके। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर अगर मैं आपको बोलूंगा तो कुछ नहीं है, इट जस्ट कैश अकाउंट, जिसमें आप बोलते हो कि कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश गया और अल्टीमेटली बैलेंस कितना है। आपके पास जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो मेरे दोस्तों, तो आपके पास, अगर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये बुक ऑलरेडी है। अगर आपके सीए फाउंडेशन के बच्चे नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो और @CALATEEF सर्च करो @CA लतीफ़, किस पे, टेलीग्राम पे सीधे सर्च करना है, लिखना है, फिर CALATEEF, टेलीग्राम पे वहां पे मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद फाइल्स में जाओ। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद फाइल्स में जाओ, तो फाइल्स में आपको ये मिल जाएगी बुक। पहला ही नोट आपको शायद अभी मिलेगा, अगर आप अभी करो, अदरवाइज कभी और भी कर रहे हो तो आपको पहला ही मिलेगा PDF, जिसको ओपन करोगे तो वहां पे आपको ये आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPOs। ठीक है, तो इस नोट्स को आप अपने पास रखो, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी नोट से करा दूंगा। ठीक है, तो ये प्लीज आप कर दो। इसी चैनल पे आपको, अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आपको वहां पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो 2 बुक्स है वो दोनों मिलेगी। चैनल को ज्वाइन करके ही रख लेना, एग्जिट नहीं कर देना, तंग आते होंगे तो म्यूट कर देना, बट बीच बीच में देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में वो सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नाउ आई होप आपने वो करके आपके पास अब बुक आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ बहुत आसान, ताकि आपको थोड़ी सी ग्रिप आ जाए इन सब चीज़ों को लेके, और क्योंकि कोशिश करूँगा मैं पहले यहाँ पे लिखने। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा मोमेंटम बना देंगे। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर स्वराज क्लब, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर एज फॉलोज। बोल रहे इनकी रिसीट्स जो थी, एंट्रेंस फी इनको मिला 300, इनकी मेंबरशिप फी मिली 3000, इनके डोनेशंस मिले 10,000, इनकी फूड स्टफ सेल्स जो होगी 1200, सैलरीज एंड वेजेस जो इन्होंने पे किए 1200, इन्होंने फूड स्टफ जो परचेज कर दिया वो 800, इनने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेवेलियन किया जिसपे इनको 11,000 रुपये लगे, इनके जनरल एक्सपेंसेस 600 लगे, इनके रेंट और टैक्सेस पे करने पड़े 400, इनको बैंक चार्जेस लगे 160 रुपया। इनका कैश इन हैंड जो ओपनिंग था वो था 200 रुपया कैश और बैंक था 400, और क्लोजिंग इनका बैलेंस है 350 और 590। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डेट नहीं आएगी जिस तरह से कैश अकाउंट में डेट आती है,
क्योंकि ये रिसीट्स आपकी ऑलरेडी अकाउंटिंग हुई होगी, चाहे आपने कैश बुक बनाया होगा या डे बुक बनाया होगा, जिस तरह से भी आपने अकाउंटिंग की होगी वो तो आया होगा ट्रायल बैलेंस में। अब आपको टोटल दिया है तो आपको वहां पे क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप बोलोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये भी क्या बनता है, फॉर द ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर बनता है, एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है ना, 2020, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, कैश और बैंक। अपना ओपनिंग कैश बैलेंस है वो है 200 1 अप्रैल को, और आपका बैंक बैलेंस है 400। 400 और 200 कितना हुआ सर, 600। उसके बाद आपको एंट्रेंस फी मिले है 300 रुपया, तो एंट्रेंस फी आपको 300 रुपया मिलेगा। तो 300 रुपया एंट्रेंस फी जो आपको मिला है कैश में, वो कहां आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर मैं यहां पे एक चीज लिखूंगा आपके आसानी के लिए, रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट, ठीक है दोस्तों। तो आपको एंट्रेंस फी मिला है 300 रुपया, तो आप बोलोगे रिसीट्स में टू एंट्रेंस फी, ठीक है ना। तो आपको कितना मिला है एंट्रेंस फी 300, और क्या है सर, आपको मेंबरशिप फी मिली है 3000, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फी 3000, ठीक है ना, टू मेंबरशिप फी। जिस बेसिस पे आपको ये आ गया, आप सीधे एंट्री करोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फी, और मेंबरशिप फी को आप लोगे फिर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है ना। अब सिंपल समझ लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, इट इज कैश अकाउंट। अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, अब सिंपल याद रखो ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फी, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आपको डोनेशन मिली है 10,000 रुपए की, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस फॉर क्लब पेविलियन, ठीक है ना, ये पूरा लिख देना। कितना सर, 10,000 का मिला है। और क्या हुआ है सर, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, उसमें आपने फूड स्टफ रखते हैं ना स्टॉल्स, तो उसमें आपको मिला 1200 रुपए की सेल होगी, तो आपकी रिसीट आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ फूड स्टफ। कितना मेरे दोस्तों सर, हमारा फूड स्टफ आ गया 1200 रुपया। उसके बाद आपने सैलरीज पे कर दी बाय सैलरीज एंड वेजेस, तो उससे आपकी एक्सपेंडिचर हो गया बाय सैलरीज एंड वेजेस। वेजेस सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कितना मेरे दोस्तों 1200 आपने वेजेस पे कर दिया। उसके बाद मेरे दोस्तों आपने फूड स्टफ जो परचेज कर दिया था वो 800 का किया बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ। बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ कितना 800। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, ये रिसीट एंड पेमेंट बेस होता है, आपको कितना खर्चा हो गया बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, कितना 11,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस आपके हो गए मेरे दोस्तों, तो वो भी जाएगा कैश, हाँ सर, बाय जनरल एक्सपेंसेस 600। उसके बाद आपको रेंट एंड टैक्सेस पे करने पड़ेंगे बाय रेंट एंड टैक्सेस, यहां पे कोई डेट नहीं आती है, ये एट द ईयर एंड आप बनाते हो, ठीक है ना, 400। और बैंक चार्जेस आपको लग गए, तो बैंक से आपका बैलेंस कम होगा बाय बैंक चार्जेस 160। उसके बाद क्या आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका है कैश और आपका है बैंक। आपका कैश बैलेंस है मेरे दोस्तों 350, और आपका जो बैंक बैलेंस है वो है 590। टोटल मिला के 0 5 9 14 आगो केरी 5 तक 9 9 ठीक है दोस्तों। अब इनका टोटल करो, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैच होना चाहिए, इट मीन्स कोई कैश की चोरी नहीं हुई है, जो भी अकाउंटेंट है वो जो वहां पे लोग हैं वो सब ईमानदार है। शत्र 9 दात्र त्रुआत आ गई 14 9 तो आ गई 3 गई 9 तो जगह का 001 50 आकर, ठीक है। अब यहां से देखेंगे 0 शतसोर 10
अर्ज दात शुरा चोर वूत अकवूत नौ त्रुह तो आ गई अक्त्र आख तो आ गई जत तो गई 5 तो गई 5 एगो 15,000 आकत, तो 15,100 टोटल रिसीट्स और यहाँ पे 15,100 टोटल। तो ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो गया आपका। इट मीन्स कोई भी कैश की चोरी या बैंक का मिसमैच नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनता है, ये ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे उसके बाद ये बनेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको दिखा देगा इस पूरे साल में आपकी एंट्रेंस फी से कितना पैसा टोटल आया, आपकी मेंबरशिप फी टोटल कितना आया 10,000। हो सकता है मेंबरशिप फी की जो कैश बुक में एंट्री होगी 10 बार होगी, बट ट्रायल बैलेंस में टोटल दिखाएगा मेंबरशिप फी आपको अभी तक कितना मिला है 10,000 मिला है। ठीक है ना, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे यहां पे आपको मेंबरशिप फी 3,000 मिली है, मेरी बात समझना, यहां पे आपको मेंबरशिप फी 3,000 रुपये मिली है, तो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला कि हमें इस साल मेंबरशिप फी 3,000 मिली है। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, व्हाट इफ आपके जो मेंबर्स है मेरे दोस्तों, अगर आपके 50 मेंबर है, आपके 50 मेंबर है मेरे दोस्तों, और हर मेंबर की जो मेंबरशिप फी है 1,000 रुपये है, मेरी बात समझना, आपकी जो मेंबरशिप फी हर मेंबर की 1,000 रुपये है, तो मेंबरशिप फी आपको कितनी आनी चाहिए थी 50,000। तो आप क्या बोलोगे, हमें मेंबरशिप फी आई है 3,000, सपोज मैं ज्यादा रखा हूं यहां पे 100 रुपया रख लेता हूं, तो आपको मेंबरशिप फी आनी चाहिए थी 1,000 रुपया। इस क्लब को मेंबरशिप फी 1,000 रुपया आनी चाहिए थी, 5,000 रुपया आनी चाहिए थी, आई है 3,000 रुपया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 3,000 आएगा। और मुझे बता दो आप, अगर यहां पे 3,000 आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल की इनकम आप कितनी मानोगे मेंबरशिप फी, सर वो तो एक्रूअल बेस पे बनेगा, सर वो आनी चाहिए थी आपकी 5,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप जब बनाओगे तो आपको कहां से बनाना है, यहां पे आप अकाउंटिंग में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, नॉर्मली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, या आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, बोलेंगे बनाओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बनाओ बैलेंस शीट। या आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, बोलेंगे बताओ अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बनाओ बैलेंस शीट। या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, बोलेंगे बताओ आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूं। अगर आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, एंड नाउ यू आर बीइंग टोल्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो व्हाट शुड बी द अप्रोच। आपको एक एक चीज पकड़नी है। अगर यहां पे मेंबरशिप फी आ गई सपोज 3,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो मेंबरशिप फी के बारे में कुछ लिखा है, यस मेंबरशिप फी के बारे में लिखा है कि मेंबरशिप फी शुड हैव बीन 5,000, तो आप बोलोगे ठीक है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा उसमें मेंबरशिप फी आप कितनी दिखाओगे एज एन इनकम 5,000, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आप बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे आप बोलोगे मेंबरशिप फी रिसीवेबल 2,000। तो आप डबल एंट्री अकाउंटिंग उसकी करोगे ना, मेंबरशिप फी आपको अभी 3,000 आएगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मेंबरशिप फी टू बी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप अकाउंट, क्योंकि वो एंट्री तो पूरी करोगे आप बोलोगे मेंबरशिप फी मुझे रिसीवेबल है, तो आप एंट्री करोगे मेंबरशिप फी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेंबरशिप फी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फी कितना 2,000, और यहां पे आपने 3,000 मेंबरशिप फी क्रेडिट कर दिया 3,000, तो मेंबरशिप फी एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा सर 5,000, और बैलेंस शीट में जाएगा मेंबरशिप फी रिसीवेबल 2,000। उसके बाद एंट्रेंस फी के बारे में देखोगे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं करनी है। जैसे एंट्रेंस फी आपको 300 मिला है और इसके बारे में बोला है कि ये पूरा कैपिटल है, ये रिसीट रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल है, तो ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल फंड को ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स अगर होगी तो वो डायरेक्टली कैपिटल फंड में चली जाएंगी। इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको डोनेशन मिली है, तो आप देखोगे डोनेशन के बारे में क्या लिखा है। अगर जनरल डोनेशन है, ऐसे ही दिया लोगों ने पैसा, तो आप इस साल की इनकम मानोगे। अगर स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो आप ये सीधे बिल्डिंग फंड में लोगे। तो एनपीओ में ये भी होता है, अगर स्पेसिफिक फंड्स के लिए पैसा मिला है तो आप उन पर्टिकुलर फंड्स में रखते हो, आप उसको नॉर्मली इनकम नहीं हो। जैसे आपको बिल्डिंग फंड मिला तो वो पैसा आप बिल्डिंग फंड में रखते हो। आपने स्कूल्स में देखा है, स्कूल्स भी चलाते हैं ना, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट दिखाते हैं, हालांकि वो तो पूरा
कमर्शलाइज धंधा होता है, धंधा मतलब बिजनेस होता है, बट उसको भी वो लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को रजिस्टर करा के कोई भी टैक्स नहीं देते। जितने भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखोगे जो हजारों में, आप क्या लाखों में फीस लेते, वो कोई भी टैक्स नहीं देते। पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉर्ड किया, रजिस्टर किया होता है। कहने का मतलब मेरा ये था कि उनको जो बिल्डिंग फंड लेते हैं, बच्चों से लेते हैं या उनको डोनेशन मिलती है, तो उसकी वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो उसको एज एन अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक फंड क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग फंड, रेड क्रॉस फंड, स्पोर्ट्स फंड, फलाना फंड, ढिंकाना फंड, ठीक है। फिर जो जो खर्चा करते हैं उस फंड से लेस करके यहाँ पे एसेट क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग कितना या रेड क्रॉस फंड दे दिया तो वहां से खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो उसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर फंड स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए दिए गए, स्पेसिफिक यूज के लिए दिए गए, तो आप उनको एज ए फंड अलग से क्रिएट करते हो बैलेंस शीट में, और फिर वहां से ही यूटिलाइजेशन करते हो, चाहे आपका कॉरस्पॉन्डिंग में एसेट बन जाता है या वो एक्सपेंस खत्म होता है, बट वो पीएनएल में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, उसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज भी यहां पे समझ आई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक जो आपका पीएनएल बनता है और ये रेवेन्यू अकाउंट है, इट इज बीइंग मेड ऑन द मैचिंग कंसेप्ट। एज फार एज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज कंसर्न, इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इट इज बेस्ड प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। तो आपको डिफरेंस अगर बोलेगा, मेन डिफरेंस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ठीक है। अब मेन सोर्सेज ऑफ इनकम जो होती है, अगर आप देखोगे जैसे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स की मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या आएंगे सर, एक तो अगर वो मेडिसिन बेचेंगे तो वहां से उनको आ जाएगा, ठीक है ना, और लोगों से टेस्ट के पैसे लेंगे वो उनकी इनकम आ जाएगा, और उनके एक्सपेंस जो डॉक्टर्स की सैलरी, वो सारी चीज़। स्कूल की जो मेन इनकम है, स्कूल के बच्चों की फीस हो सकती है, उनकी एडमिशन फ़ी या बस फी है, उनके खर्चे जो उनके बस के लिए पेमेंट कर दी, जो उनके स्टाफ की सैलरी दे दी या हाउसकीपिंग वालों की सैलरी दे दी, वो सारे चीज़ उनके एक्सपेंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का आपको आइडिया मिल गया क्या है, और वो अप्रोच भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना, वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है दोस्तों। अब कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करने के लिए, तो एक आध एडजस्टमेंट मैं आज करा दूंगा, उसके साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर में हम जो स्पेसिफिक चीज़ें एनपीओ के कंटेक्स्ट में होती है उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन हम बड़े बड़े क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखना, पहले इसको लॉजिकली समझेंगे फिर हम इसकी अकाउंटिंग देखेंगे। ड्यूरिंग 2020, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 मैं पढ़ भी लेता हूं। ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, आप मेंबर से सब्सक्रिप्शन फी लेते हो टू बी देयर मेंबर, आप उनसे सब्सक्रिप्शन फी लेते हो 42,000, ये आपको कैश मिला है 2020 में, आपको रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 42,000। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसी एडजस्टमेंट आपको सैलरी के लिए, बाकी चीजों के लिए करनी है। आपको सब्सक्रिप्शन मिली है, यस, हाँ, तो आप अपने मेंबर से, ये क्लब सपोज है, एक क्लब है, ये लेता है सब्सक्रिप्शन फी, ठीक है ना, तो बी दियर मेंबर ये सब्सक्रिप्शन फी उनसे चार्ज करता है एनुअली। तो टोटल सब्सक्रिप्शन फी जो उनको मिला है साल का, वो 42,000 है। बोल रहा है इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019। इसमें क्या है, इसमें जो मिला है आपको सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 2019, वो आपको 1600 मिला है। तो इस 4200 में 2019 का, 2019 का आपको मिला है 1600 रुपया, ठीक। और 2021 का जो आने वाला साल है, किसी ने एडवांस में दे दिया, बोला यार ले लो, एक ही साथ ले लो, तो उसने 600 रुपया 2019 का भी 2021 का दिया है। ऑल्सो सब्सक्रिप्शन फी
ऑफ 2020 टू बी रिसीव्ड, अभी भी इस साल की कुछ फी है 3,000 जो अभी तक लोगों ने नहीं दिया है। अब आपको बताना है मेरे दोस्तों, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन फी ऑफ ईयर 2020 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे बता दो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, विदाउट गोइंग इनटू द अकाउंट्स, मुझे बता दो आपकी इस साल की इनकम कितनी है। ये तो कैश बेसिस पे आपको 42,000 मिल गया मेरे दोस्तों, बट आपकी इनकम कितनी है? सर बहुत आसान है, हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। सर हमें ना 42,000 मिला है, ठीक है, एक एक चीज करके देखिए। सर 42,000 हमें मिला है, इसमें से 1600 पिछले साल का है, इसमें 1600 पिछले साल का, तो क्या है इस साल की इनकम मानी जाएगी? नहीं सर, हमें इस साल की इनकम देखनी है। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से हमें 42,000 पूरे साल में मिला है, इसमें से 1600 रुपये है जो पिछले साल का था, तो 42 में आप सीधे बोलोगे सर 1600 तो पिछले साल का था, जो पिछले साल लोगों ने नहीं दिया था इस साल दे दिया, तो सर ये तो माइनस करना पड़ेगा, ये इस साल की इनकम नहीं है, तो इस साल की इनकम है 42,000 माइनस 1600, ठीक। सर 600 रुपया ऐसा है, 600 रुपया ऐसा है जो आपको 2021 का मिला है, तो ये आपको सब्सक्रिप्शन सर एडवांस में मिला है, तो ये भी आपकी इनकम नहीं है, ये 600 आपको एडवांस में मिला है, तो 600 आपको यहां पे क्या है, एडवांस मिला है 600, तो इसमें से इस 42,000 में से ये 600 भी लेस होना चाहिए, ये 600 भी लेस होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो अभी तक अगर देखा जाए तो 42,000 में से ये 2200 अगर मैं लेस करूंगा, 42,000 में से ये 2200 अगर लेस करूंगा तो 39,800 तो इस साल का है। इस 42 में से 1600 पुराना था और 600 एडवांस है, तो 39,800 इस साल का है। और अभी भी 2020 का इस पीरियड का मुझे 3,000 रुपया नहीं मिला है, तो क्या वो मेरी इनकम है? सर हाँ, एक्रूअल बेसिस पे तो इनकम है, वो आपको मिलना चाहिए था, तो 3,000 रुपया क्या करूंगा, 3,000 रुपया ऐड करूंगा, तो आपकी टोटल इस साल की इनकम आएगी 42,800 जो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लोगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। तो यही एडजस्टमेंट आपको दोस्तों मेरे करनी होगी। तो आपने क्या किया मेरे दोस्तों, जो मिल गया वो 42,000 प्लस जो आपको इस साल का नहीं मिला है अभी बट इस साल का है उसको ऐड करोगे और लेस करोगे जो पिछले साल का था इसमें से या जो अगले साल का एडवांस मिला है। समझ आई मेरी बात? तो कभी और चीज हो सकता है, यहां पे आपको कुछ एडवांस मिला था, वो तो इस साल नहीं मिलेगा बट वो इस साल की इनकम आएगी तो यहां पे ऐड हो जाएगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, इनको रट्टा नहीं रखना है मेरे दोस्तों, इनको आपने लॉजिकली समझना है, इनको आपने लॉजिकली समझना है। आपको हर एक चीज का, सपोज यहां पे भी हो सकता है, अभी यहां पे बोल रहा है 3,000 रुपया अभी नहीं मिला है और यहां पे हो सकता है 200 रुपया पहले एडवांस मिला था, तो इस साल की इनकम बोलोगे 42,000, ये जो पिछले साल 200 मिला था इस साल के लिए वो भी इस साल की इनकम है, जो भी इस साल का 3,000 नहीं मिला है वो भी इस साल की इनकम है, जो 1600 इस साल पिछले साल का मिला है वो लेस हो जाएगा, जो इस साल 600 मिला है अगले साल का वो लेस हो जाएगा। ये आपको लॉजिकली समझना है कि पर्टिकुलर चीज को पकड़ के इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट होगा, तब आपको निकलेगा कि इस साल की इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए एक्रूअल बेसिस पे 42,800। फिर इसके आपको अगर आपको इसके अकाउंट भी बनाने हैं तो जरा हम इसके अकाउंट भी बनाते हैं, उसके साथ इस टॉपिक को हम आज इस चैप्टर लेक्चर को हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका था, आप इसको नोट कर देना। सब्सक्रिप्शन रिसीट 42,000 था, सब्सक्रिप्शन फी और ये सब कुछ। अब आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो बाकी तो आपको निकल लेगी कि 42,800 आपको इनकम एंड एक्सपेंस आएगा, बट इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आपने सबसे पहले क्या हुआ होगा, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस किया होगा, ये आपने अभी तक किया होगा, है ना। अभी तक आपको जो 42,000 का मिला था सब्सक्रिप्शंस, तो आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो जरा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही पहले बना दूं। जो आपको अभी तक मिला है वो क्या था सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैश आया था 42,000। उसके बाद कुछ जो याद था मुझे, मैं ऊपर लिख लेता हूं सर। 1600 जो था, मैं ऊपर जाता हूं एक बार क्वेश्चन के लिए। 1600 2019 में ड्यू था और 600 2021 का एडवांस में मिला है और 3,000 अभी मिलना है 2020 का।
3,000 अभी मिल रहा है। अब 3,000 आपकी इनकम है। यहाँ पे आप देखो भाई, हम बोलते थे सैलरी आउटस्टैंडिंग, वहां पे सैलरी हमारा खर्चा होता था, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो ये मेरा एसेट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या है, एनपीओ का क्या है, सब्सक्रिप्शन उनको मिलनी है, वो अभी नहीं मिली है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उनका एक्सपेंस नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि एसेट है। क्यों? सब्सक्रिप्शन उनकी इनकम होती है, और इनकम अगर अभी इनको नहीं मिला है तो वो इनकी क्या है, एसेट है। तो आप क्या बोलोगे, सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप इनकम लोगे ना, जो आपको मिला कैश, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर जो अभी नहीं मिला है सब्सक्रिप्शन, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका एसेट बनेगा कि ये पैसा हमें मेंबर से लेना है 3,000 रुपया। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, सर हम एसेट क्रिएट करेंगे कि 3,000 रुपया मुझे लेना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, तो आप बोलोगे 42 वो प्लस 3,000 ये, तो आपकी 45,000 इनकम है। तो बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आप एंट्री करोगे, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, 3,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया, सर हमने 2019 का 1,600 रुपया मिला। तो यहां पे अगर मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा मेरे दोस्तों, मैं दूसरा अकाउंट भी यहां पे बनाऊंगा। ये एक आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना, मैं यहां पे 2 अकाउंट छोटे छोटे बनाऊंगा कि मेरे पास जगह बहुत कम है। एक मेरा बनेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और आपने अगर एडवांस में लिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है ना, तो ये आपके अकाउंट्स बनेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था पिछले साल का 1,600 था, 2019 में आपको 1,600 नहीं मिला था, तो आपने क्या किया था, एसेट किया था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो आपने क्या किया था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने बोला था 1,600 रुपया मुझे मिलना है, तो वो 1,600 इस साल मिला, यस, तो उसकी आपने एंट्री क्या कर दी, जब वो 1,600 रुपया आपने मिल गया, आपने तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ले लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो वो 1,600 क्या है, वो तो सब्सक्रिप्शन में आ गया ना, तो इस साल की इनकम में है ही नहीं, तो एंट्री क्या करोगे, आपको नॉर्मली एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बट आपने जब भी कैश आया आपने उसको सब्सक्रिप्शन मान लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब आप एडजस्टमेंट करोगे, आप क्या एडजस्टमेंट करोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सोच लो। आप नॉर्मली एंट्री करते हैं, जब आपको ये पिछले साल का 1,600 मिलता, जब आपको पिछले साल का 1,600 मिलता, तो आप एंट्री क्या करते, सर आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही एंट्री करते आप, हाँ सर हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो 1,600 था, तो आप यहां पे करते बाय कैश, करते आप कि नहीं करते, हाँ सर हमारे बाय कैश करते 1,600 रुपये। बट प्रॉब्लम क्या है, आपके अकाउंटेंट ने जब भी उसको मिल गया है सब्सक्रिप्शन, उसको ये आउटस्टैंडिंग का नहीं पता था, उसको मेंबर ने बोला ये लो मेरी 1,600 रुपये की फीस जो मैंने नहीं दी थी, उसने कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कर दिया। फिर आप बीइंग चार्टर्ड अकाउंट आप बोलोगे भाई ये आपने गलती कर दी, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो आउटस्टैंडिंग में खड़ा था, तो ये आपको सब्सक्रिप्शन में आपने क्रेडिट कर दिया, तो सब्सक्रिप्शन से वापस करना पड़ेगा, ये इस साल की इनकम नहीं है, तो आप करोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कैश की जगह सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, कैश को सब्सक्रिप्शन लिया। अब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो पिछले साल का जो था लायबिलिटी एसेट वो खत्म हो गया, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,600। ये 1,600 कौन सा डेबिट है, जो मैंने यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन किया है 42,000, मुझे 42,000 नहीं करना था, मुझे 41,400 करना था, बट मैंने पूरा 42 किया, अब उसमें से मैं 1,600 लेस करता हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन, तो ये मुझे पिछले साल का खत्म हो गया। अब क्या बात रही, सर इस साल का 3,000 मुझे अभी भी पे करना है, रिसीव करना है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो एनपीओ है, तो मैंने एंट्री कर दी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3,000, तो यहां तो एंट्री कर दी। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3,000। अब मुझे 3,000 लेना है, बस सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरा रहेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000 रुपया मेरा एसेट जाएगा बैलेंस शीट में, ये मेरा एसेट जाएगा बैलेंस शीट में कि मुझे लोगों से 3,000 मेंबर से 3,000 रुपया लेना है, ये हो गया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस मुझे कितना मिला है, 600 रुपया, तो एंट्री क्या हुई होगी, मैंने किया था एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बट मैंने गलती क्या की, मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कर दिया, तो सब्सक्रिप्शन में से वो 600 रुपया लेस करूंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट
टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 रुपये लेस करूंगा इससे, क्योंकि मैंने पूरा 42,000 इनकम बनाया, तो इससे मैं 600 रुपये लेस करूंगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया कि क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 600 रुपया। ठीक है, तो ये 600 रुपया मेरा क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, मेरी लायबिलिटी आएगी 600। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बैलेंस शीट में मेरा लायबिलिटी जाएगा, लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव 600 रुपया, और एसेट में जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 रुपया। और यहां पे आप देखो 42 प्लस 3000 जो मुझे नहीं मिला 45,000 में से 1600 पहला ही मिला है और 600 रुपया एडवांस में मिला है। 4200 लेस करूंगा तो आंसर आएगा 42,800। ये मेरी इनकम जाएगी, तो ये मैं लूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 42,800 रुपये। इस तरह से मेरा ये अकाउंट बन गया। आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर वो देखा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आया तो आपको सीधे बताना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना इनकम लेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 42,800 आपने बोला 42,000 प्लस सब्सक्रिप्शन जो अभी नहीं मिला है लेस जो पिछले साल का मिला था इस साल, या जो अगले साल का एडवांस मिला था, तो आपको इस साल की इनकम मिलेगी। और आपको अकाउंट्स बनाने तो 3 अकाउंट बनेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और हर किसी को मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर दी। ठीक है, तो आज मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा दिया, कल मैं इलस्ट्रेशन 3 कराऊंगा और बैलेंस शीट के बारे में बता दूंगा, और कुछ जो टर्म्स है इन पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। और फिर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पर्टिकुलर, एक तो पूरे एनजीओज की बात है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट का एक लेक्चर उस पर होगा, वो होपफुली 4 लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।